सबने गणी गणी जय माता जी की। मैं चक्रवर्ती लखावत शिक्षा की इस ऑनलाइन क्रांति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। एक बड़ी बेसिक सी जानकारी, एक बड़ी बेसिक सी चीज कि क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है। अगर पहुंच पा रही है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज, मैं भी एक बार देख लेता हूं कि क्या आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही है या कि फिर नहीं पहुंच पा रही है। उसके बाद इस क्लास को हम करते हैं कंटिन्यू। हमने अब तक जो देखा है भैया, अब तक हमने राजस्थान में जी आप लोगों तक आवाज पहुंच पा रही है, ठीक है भैया। आते हैं हमारे मुख्य विषय पे, आते हैं हमारे मुख्य मुद्दे पर। और मुख्य मुद्दा है हमारा पढ़ाई का, मुख्य मुद्दा है हमारा उस विषय का जिसको हम बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा है वो जो हमने अब तक किसान आंदोलन के रूप में किया है। मुख्य मुद्दा है वो जो हमने 1857 की क्रांति के रूप में किया है। और आज इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह से हाथों हाथ याद करते हुए आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे भैया राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। राजस्थान की जनजातियां बड़ी ही वीर प्रवृत्ति की रही है। राजस्थान की जनजातियां हमेशा से जुझारू प्रवृत्ति की रही है। और उन्होंने अंग्रेजों के सामने खड़े होकर, अंग्रेजों को चुनौती देकर जो आंदोलन खड़े किए थे, उन आंदोलनों को पढ़ेंगे। और हमेशा की तरह केवल यहां से नहीं, यहां दिल से पढ़ेंगे, एक सम्मान की भावना के साथ पढ़ेंगे। आधुनिक राजस्थान का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास वो इतिहास है जो पूरे सम्मान के साथ में पढ़ा जाता है। वो इसलिए पढ़ा जाता है कि उन लोगों की वजह से, उन बलिदानों की वजह से आज इन खुली फिजाओं में हम लोग सांस ले पा रहे हैं। ठीक है भैया, आते हैं आगे की तरफ हमारे मुख्य विषय की। अच्छा, आज की क्लास में हम क्या क्या देखने का प्रयास करेंगे समय के अकॉर्डिंग। जनजातीय आंदोलन देखेंगे, अगर जनजातीय आंदोलन हमारे 1 घंटे में हो जाता है। बाद में समाचार पत्र देखेंगे और कुछ राजनीतिक संगठनों को देखते हुए, याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अब जागने का समय आ चुका है, अब उठने का समय आ चुका है। आरपीएससी ने जिस ढेरों संख्या की वैकेंसीज निकाली है, उस वैकेंसी के बाद में तो अब किसी को भी बेरोजगार रहना ही नहीं है। और अगले साल के इस समय तक सरकारी स्कूल का चयन आप लोग कर रहे होंगे कि सर हमें ये स्कूल मिली है, सर फला स्कूल मिली है, सर ये स्कूल मिली है। तो बहुत शुभकामनाएं आपको। पढ़ते हुए आगे की तरफ आते हैं हमारे मुख्य मुद्दे, आते हैं हमारे मुख्य विषय की तरफ। और मुख्य विषय ये रहेगा, बेसिक सी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। बेसिक सी जानकारी ये है कि इस जनजाति आंदोलन के कारण क्या रहे थे, क्या वो वजह रही थी जिसकी वजह से ये बड़े एक सरल स्वभाव की जनजातियों को भी आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा। कमेंट बॉक्स पवन भाई जय माता जी की। कैसे हो भाई? मेरे बहुत अजीत साथी है पवन जी मैं बहुत अच्छा हूं। मैं आशा करता हूं कि आपकी भी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अच्छा, सिंपल चीज, कारण देखेंगे। कंसेप्ट वाले प्रश्न अगर आते हैं तो वहां से हो सकता है प्रश्न आ जाए, इसलिए देख लें कि नई प्रशासनिक व्यवस्था आ गई थी अंग्रेजों के समय में और जनजातियां इन परिवर्तनों को समझ नहीं पाई थी। जनजातियों को लग रहा था कि हमारी जो नियमित दैनिक जीवन, देखो कई बार नाम अटक जाते हैं, अटक रहा हूं, हमारी जो नियमित दैनिक दिनचर्या है वो इन अंग्रेजों की वजह से डिस्टर्ब हो गई है। इसकी वजह से भी ये प्रशासनिक व्यवस्था थी, बदलाव आया था, जिसकी वजह से जनजातियों में थोड़ा आक्रोश की भावना थी। मुख्य इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बस एक बार बेसिक जानकारी के लिए, स्थानांतरित कृषि किया करते थे, हालांकि ये नुकसान पहुंचाती थी जमीन को, लेकिन स्थानांतरित कृषि आदिवासियों के लिए एक आधार का काम करती थी, यानी कि जगह बदल बदल के कृषि करना, है ना। तो उस कृषि को स्थानांतरित कृषि कहा जाता था, उसको अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो आदिवासियों को लगा कि यार हमारी मूल आर्थिक व्यवस्था पे चोट पहुंचाई जा रही है, इस वजह से भी नाराज थे। सामंतों से बहुत अत्यधिक कर लिए जाते थे, सामंत उनसे, जनजातियों से नगदी में पैसे लेते थे। नगदी में आदिवासी कहां से दे, इसलिए वो जनजातियां साहूकारों के चुंगल में फंस गई थी। ये कुछ एक बेसिक से कारण है जो सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि एक बार आपके लिए जानना जरूरी है, कहीं अगर एग्जाम में आ जाए तो। अच्छा, मुख्य मुद्दा अब जो आता है, इसको अलग से इंपॉर्टेंट बना के लिख लेना भैया। ये आ गया है इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न। कौन सा प्रश्न पूछेंगे सर इसमें? ये वाला प्रश्न पूछेंगे सर इसमें। कौन सा वो प्रश्न है जो हमें 2 अंक दिलाएगा? ये वाला प्रश्न है जो आपको 2 अंक दिलाएगा। ये वाला प्रश्न है जो आपका सिलेक्शन करवाएगा।
राजमार्ग पे जो कर लगाया जाता था, ये आदिवासियों द्वारा लिया जाता था, उसे बोलाई कर कहा जाता था भैया। कौन सा कर? बोलाई कर। और एक कर होता था गांवों की सुरक्षा के लिए, उसे रखवाली कर कहा जाता था। दोनों ही करों को अलग से इंपॉर्टेंट बना के लिख लेना, बोलाई कर और रखवाली कर, ये आदिवासियों के द्वारा लिए जाते थे। और इन दोनों ही करों को जब हटा दिया गया तब आदिवासियों में रोष की भावना उत्पन्न हो गई थी। इसी तरह ये 1822 है, इसको सही कर लेना। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई थी। एमबीसी मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1800 गठन किया गया था 1841 में। इन दोनों ही वजहों से अब आदिवासियों में धीरे धीरे अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावनाएं पनपने लगी थी भैया। आ जाइए आगे की तरफ। परंपरागत न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप होने लगा था, परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप होने लगा था। महाराणा स्वरूप सिंह जी ने आदिवासियों की डाकन प्रथा को समाप्त कर दिया था। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन आदिवासियों को, जनजातियों को लगा कि हमारी मूल सामाजिक व्यवस्था को चोट पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा जनजातियों के वन के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। महुआ की शराब बनाया करते थे वो लोग, उस महुआ की शराब बनाने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और इसके अलावा एक ये मुख्य ध्यान रखना, तो ये कारण है निम्नलिखित में से वह कौन सा कारण है जो जनजातियों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया? अथवा दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सा कारण है जो जनजातियों के आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो उनमें यह ध्यान रखने ना, शराब व्यवस्था भी, डाकन प्रथा भी, परंपरागत न्याय व्यवस्था भी, परंपरागत प्रशासनिक व्यवस्था भी, इसके अलावा ये वन अधिकारों को समाप्त कर देना। और एक जो मुख्य मुद्दा जरूर ध्यान रखना, हो सकता है कि आप वहां एग्जाम में आए और उसको नहीं करें, लेकिन ये नहीं करने की भूल मत करना। 1881 की जो जनगणना हुई थी 1881 में, देखो हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि 1872 में हमारे पहली बार जनगणना होती है। कब जनगणना होती है भैया? 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना होती है। लेकिन व्यवस्थित रूप से प्रत्येक 10 वर्षों के बाद में जनगणना होने लगी थी। कब से? 1881 में। 1881 से हमारी व्यवस्थित जनगणना होती रहती है लगातार। और कमेंट बॉक्स में बस मुझे जरा इतना सा बता दीजिए आप लोग कि वह कौन सा वर्ष है 1881 के बाद में, जिस वर्ष में ये 10-10 वर्ष की परंपरा टूटी है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं देखता हूं किन लोगों का कितना आईक्यू लेवल है। ठीक है भैया, आते हैं हमारे मुख्य विषय की तरफ। तो 1881 की जनगणना थी। जब जनगणना की जा रही थी, पुरुषों को गिना जा रहा था, औरतों को गिना जा रहा था, तब जनजातियों में ये पता नहीं किसी ने अफवाह फैला दी कि जो मोटा आदमी है उसे मोटी औरत से शादी करवाई जाएगी, और जो पतला आदमी है उसकी पतले औरत से शादी करवाई जाएगी, और भी अन्य कई कई बेफिजूल बेतरह की अफवाहें फैला दी गई थी। तब आदिवासियों को लगा था कि यार पता नहीं इस जनगणना के बाद में हमारे साथ क्या ही होने वाला है। इसलिए भी आदिवासियों में 1881 में गुस्सा पनप गया था। और जो भी आप आदिवासी जो बड़े आंदोलन देखेंगे, ये 1881 के बाद के आंदोलन आपको बड़े आंदोलन दिखाई देंगे। ठीक है भैया, ये एक बड़ी बेसिक सी, साधारण सी, सिंपल सी जानकारी, जहां से कम संभावना है लेकिन आ जाता है तो गलत नहीं करके आना है, ये वाला। आ जाते हैं हम आगे की तरफ। अगला देखते हैं भैया, भील विद्रोह 1818 से लेके 1860 ईस्वी क्लास 9th की किताब से लाया गया सबसे शानदार टॉपिक आज की क्लास का रहने वाला है भैया, भील विद्रोह। बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत शानदार तरीके से तैयार कर लेना। अधिकतम संभावना इस जनजातीय आंदोलन में से अगर कहीं से बनने वाली है तो वो बनने वाली है भैया आपके इस भील विद्रोह से। कहां से बनने वाली है भैया? भील विद्रोह से बनने वाली है। कब प्रारंभ होता है भैया भील विद्रोह? भील विद्रोह प्रारंभ होता है 1818, याद रख लेना, 1818। और कब तक चलता है? लगभग 1860 ईस्वी तक चलता है। ये हमारी कक्षा 9 की किताब कहती है, कक्षा 9 की किताब। ठीक है, तो उसे याद करना, उसे ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। सिंपल सिंपल कुछ नाम आएंगे, उन नामों को याद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि 1818 में भीलों ने बहुत सारे जो थे कारणों की वजह से विद्रोह किया। उसमें मैं 2 कारण बता रहा हूं आप लोगों को मुख्य रूप से। इस भील विद्रोह के उन दोनों कारणों को आपके एग्जाम हॉल में सीधा पूछा जा सकता है। अब तक न तो कभी पूछा गया है, अब तक न किसी भी एग्जाम में चलने वाली गाइड में कहीं किसी ने ये विद्रोह इतना डिटेल से दे रखा होगा जितना हम देख रहे हैं। लेकिन
क्योंकि कक्षा 9 की किताब में दे रखा है तो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बनने वाला है भैया। अच्छा, ये बता रहे हैं प्रियंका लखावत बता रही है 2021 में ये क्रम टूटा है। हाँ, इतने सारे जो लाइव है उनमें से केवल प्रियंका लखावत बता रही है, मतलब मेरी छोटी बहनी है, तो आप ये मत समझना कि मैंने इसको पहले से आंसर बता दिया था। शायद इसका दिमाग अब चलने लगा है, अब चलने लगा, यानी कि चलता ही होगा, चलता ही है। ठीक है भैया, आ जाते हैं हमारे मुख्य मुद्दे की तरफ। जेम्स टोड ने राज्य की राजस्व और आय में वृद्धि करने के लिए कहा कि यार राज्य की राजस्व में वृद्धि हो। जेम्स टोड को उसी समय हमारे यहाँ का वो पॉलिटिकल एजेंट बनाया जाता है मारवाड़ का। उस आदिवासियों के चौकीदारी कर, जो मैंने 2 कर बताए थे ना, इन 2 करों पर नियंत्रण लगाने वाला व्यक्ति कौन था? उन 2 करों पर नियंत्रण लगाने वाला व्यक्ति जेम्स टोड था। कौन था? जेम्स टोड था। कौन कौन सा कर? बोलाई कर, राजमार्ग वाला कर। कौन सा कर? चौकीदारी कर। ठीक है, इसकी वजह से आदिवासियों में गुस्सा पनपने लगा था और यही इस भील विद्रोह के प्रारंभ होने का तत्कालीन कारण था। कारण बहुत सारे होते हैं, आर्थिक कारण होते हैं, सामाजिक कारण होते हैं, धार्मिक कारण होते हैं, फलाना कारण होते हैं, ढीकड़ा कारण होते हैं, लेकिन एक कारण जो होता है किसी भी आंदोलन का, वो तात्कालिक कारण होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तात्कालिक कारण? उस समय क्या ऐसा मुद्दा हो गया था, मेन मुद्दा क्या हो गया था जिसकी वजह से क्रांति भड़क उठी थी? तो ये क्रांति के भड़कने का मुख्य मुद्दा क्या था? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा बोलाई कर और चौकीदारी कर को हटा देना। और इस प्रश्न को अलग से लिख लेना, ये आपके एग्जाम हॉल में छप चुका है। निसंदेह रूप से आगामी वर्षों में, जो भी आगामी महीनों में जो भी एग्जाम होने वाले हैं, वहां यहां से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी भैया। उसके बाद क्या है? उसके बाद दिसंबर 1823 तक अंग्रेजों ने भील विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त कर ली। छोटे छोटे किस्तों में देखेंगे, 1818 में प्रारंभ किया था। कारण जो था वो बोलाई कर और चौकीदारी कर हटा दिया गया था जेम्स टोड के द्वारा। और क्योंकि अंग्रेज अत्यधिक समर्थ थे उस समय और भील इस समय संगठित नहीं थे, इसलिए 1823 तक आते आते उस आंदोलन को दबा दिया गया था। ये 1823 याद रखने की जरूरत नहीं है, कथन कारण में अगर प्रश्न पूछ ले उस हिसाब से है। ठीक है भैया, उदयपुर राज्य के भील विद्रोह से बाद में जब प्रभावित हुए तो उदयपुर के आसपास में आप लोगों को पता है कि एक डूंगरपुर है और एक बांसवाड़ा। हमारे साथ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बहुत साथी जुड़े हुए हैं। उन सभी साथियों को मेरी ओर से जय जोहार, जय माता जी की और घनी घनी राम राम भी। हमारे इस पश्चिमी राजस्थान की तरफ से वागड़ बेल्ट को जय जोहार, है ना। तो हम आप ही लोगों के आंदोलन को पढ़ रहे हैं आज। आप ही लोगों ने जो वीरता प्रदर्शित की है मेरे साथियों, उन वीरता को आपके ही पूर्वजों ने जो वीरता का प्रदर्शन किया था, हम सबका सौभाग्य है कि आज हम सबको आपके पूर्वजों की वीरता को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह हम सबके लिए गर्व का विषय है। ठीक है, तो देखते हैं इस डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्य में। देखो, क्योंकि आप लोगों का है तो ये तो याद करना, केवल याद करना नहीं, बिल्कुल मन से पढ़ना जरूरी है, बहुत दिल से पढ़ना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। इस फीलिंग में आ जाइए कि हाँ यार क्या हुआ होगा, यार क्या क्या चीजें रही होगी, क्यों भीलों ने आंदोलन किया होगा। इतिहास वह विषय है, जब इतिहास को पढ़ा जाता है तो इतिहास में डूबा जाता है, और जब डूबा जाता है तब उसमें मजा आता है। डूब के पढ़िएगा। इसको बोरिंग सब्जेक्ट पता नहीं किसने बोल दिया है बार बार। कई साथी मुझे बोलते हैं कि सर आपसे पढ़ने के बाद अब इतिहास विषय बोरिंग नहीं लगता है। कम से कम क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि अब बोरिंग नहीं लग रहा हो? तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है भैया, आ जाते हैं डूंगरपुर। ये खांसी पीछा नहीं छोड़ रही है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों के भीलों ने भी बाद में विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। 1825 के आसपास में भील मुखियाओं ने जो है वास्तविक संघर्ष के जो आरंभ हुआ था, 1823 में तो समाप्त हुआ, फिर 1823 में डूंगरपुर बांसवाड़ा वालों ने भी कहा कि हम विद्रोह करेंगे, और विद्रोह प्रारंभ होने से पहले ही दिसंबर 1825 के आसपास में उन वहां के भील मुखियाओं ने अंग्रेजों के साथ में वापस समझौता कर लिया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वालों ने, है ना। यहां जो समझौता होता है, ये किन किन ने समझौता किया है ये लिख लेना, निसंदेह रूप से प्रश्न आने वाला है। ये वाली लाइन हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कक्षा 9 की किताब ये कहती है कि कहां कहां के भीलों ने ये समझौता किया था, तो ध्यान रख लेना, डूंगरपुर राज्य की 3 जगहों के भीलों ने किया था। बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण। आप खंगाल लेना सारी की सारी गाइड्स में अगर कहीं भी ये लाइन मिल जाए तो। लेकिन क्योंकि कक्षा 9 की किताब जब आप जाके देखेंगे और जब ये 9 की किताब का प्रश्न देखेंगे, जब एग्जाम हॉल में प्रश्न आएगा, और साहब पता नहीं कहां से क्या आरपीएससी कौन से ट्रेंड पे जाने लगी है, इतने टफ टफ प्रश्न पूछने लगी है कि हमें तो आते ही नहीं है। भैया आप पूरी
बड़ी बड़ी गाइड, बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े नोट्स आप ढूंढ लेंगे और कक्षा 9 की किताब को अगर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पार ना पड़ने वाला है भाई। पार नहीं पड़ेगा तो हम पढ़ेंगे, हम वहां से जहां जहां जो जो अच्छी चीजें रखी हुई है, मैंने ये प्रयास किया कि सारी जगहों को संग्रह करके मैं एक जगह लाके आपको उस अमृत रूपी क्या कहूं, अमृत रूपी अमृत को आप लोगों तक बांट सकूं। कौन कौन सा? शिमरूवारू, ठीक है भैया, देवल और नंदूपाल, ये 3 जगहों के भीलों ने समझौता किया था। ये प्रश्न आने की अत्यधिक संभावना है। याद कैसे करेंगे? एक तो है भैया सीमा नाम की कोई भी लड़की, जो भी सीमा है ना, नाराज मत होना, केवल याद करवाने के लिए कह रहा हूं। सीमा के साथ में आजकल सबसे ज्यादा कौन रहता है? नंदू सबका बंधु रहता है। सीमा के साथ में कौन रहता है? सीमा के साथ में नंदू सबका बंधु रहता है, ठीक है। और अब ये क्या हो गया है? ये देवल भी आ गया है एक। ये 3 याद रख लेना। कहां की है ये तीनों? ये तीनों डूंगरपुर की है। कहां की है भैया? ये डूंगरपुर की है, ठीक है। आ जाते हैं आगे की तरफ, ये 3 याद करने के बाद में, उसके बाद में जनवरी 1826 में, प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है, कक्षा 9 की किताब में है इसलिए, है ना। गरासिया भील, अच्छा भील भी 2 प्रकार के होते हैं, उनमें जो गरासिया भील थे उनके मुखिया थे 2, ठीक है। कौन कौन थे? दौलत सिंह और गोविंद राम, ठीक है। आपको उनको गोदना पड़ेगा। गोदो, क्या करो? उनको गोदो। जब गोदोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। गोविंद और दौलत, कौन कौन है भैया? गोविंद और दौलत है। गोविंद और दौलत ने क्या किया है? ये अंग्रेजों के खिलाफ और उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह खड़ा कर दिया है। मैं वापस एक सिंपल सी कहानी के रूप में यहां तक बताना चाहूंगा। सबसे पहले 1818 में जब जेम्स टोड ने वो जो कर हटा दिए थे, इसकी वजह से भीलों ने विद्रोह कर दिया था। 1823 तक आते आते भीलों के उस समय अत्यधिक समर्थ नहीं होने की वजह से भीलों ने वो आंदोलन रोक दिया था। उदयपुर के भीलों से प्रेरणा प्राप्त करके डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलों ने भी विद्रोह करने की ठानी, विद्रोह किया। लेकिन 1825 तक आते आते वास्तविक विद्रोह जब प्रारंभ हुआ, उस वास्तविक विद्रोह के प्रारंभ होने से पहले ही समझौता कर लिया था। समझौता किन किन ने किया था वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 1825 में किया था। 3 जो है वहां पालों ने किया था। नंदू है, नंदू के साथ में हमने सीमा को देखा था और हमने देवल देख लिया था। लेकिन उनसे असंतुष्ट होकर जनवरी 1826 में गोदो नाम के 2 व्यक्ति है, गोविंद और दौलत, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ और इन्होंने उदयपुर के खिलाफ विद्रोह का झंडा वापस खड़ा कर दिया था कि नहीं साहब, हम विद्रोह करेंगे, हम भील हैं, हम झुकने वालों में नहीं है, हम वो भील हैं, हम उस पुंजा भील के वंशज हैं जो महाराणा प्रताप का साथ निभाने वाले थे, हम उस पुंजा भील के वंशज हैं जिन्होंने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। तो ये उनके खिलाफ वापस विद्रोह किया था। अब ठीक है, ये यहां तक एक बेसिक सिंपल साधारण सी कहानी। अब देखते हैं अप्रैल 1841 में चलते हैं। उस समय के गवर्नर जनरल की सलाहकार परिषद थी, उसने मेवाड़ भील कोर के गठन को मंजूरी दे दी थी। ठीक है, ध्यान रखना कि गठन को मंजूरी कब दी थी? अप्रैल 1841 में मेवाड़ भील कोर की उन विद्रोहों को दबाने के लिए मंजूरी किसने दी थी? गवर्नर जनरल की सलाहकार परिषद ने दी थी। कब दी थी? अप्रैल 1841 में की थी। उसका जो मुख्यालय है, ये हम सब लोगों को पता है कि मुख्यालय खेरवाड़ा में है। कहां पे है भैया? खेरवाड़ा में है। ठीक है, लेकिन इसकी तो 2 छावनियां, ये जरूर ध्यान रख लेना, खेरवाड़ा में और दूसरा है कोटड़ा में। कहां है भैया? खेरवाड़ा में और कोटड़ा में। अब देखेंगे कि 1844 में बांसवाड़ा के में भील लोगों ने फिर से विद्रोह प्रारंभ, यानी कि लगातार चलता रहा था, चल रहा था, रुक रहा था, चल रहा था, रुक रहा था, इसी हिसाब से, है ना। तो 1844 में वापस, सॉरी मैं पानी पी लेता हूं। कोई कमेंट? फर्स्ट ग्रेड की क्लास कब लगाएंगे? रेखा खिंची, नमस्ते गुरुजी। रेखा नमस्ते। कक्षा 11 की मेरी बहुत प्यारी बच्ची है रेखा, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करती है और अब तो ऑनलाइन क्लास पे मैंने आपका नाम ले लिया और ये बता दिया कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करना है। श्रद्धा जी, सर इसकी PDF कहाँ मिलेगी? PDF पे भी काम किया जा रहा है लगातार, लेकिन एक बात तो मैं बता देता हूँ, PDF में बहुत जल्दी डलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बार मैं पिछले 5 दिन से कह रहा हूँ, है ना, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं डलवा पा रहा हूँ। इसका मुख्य वजह यह है कि अभी प्रारंभिक दौर पे हम लोग इस सेटअप को तैयार करने में लगे हुए हैं, तो कुछ टेक्निकल इश्यू लगातार आ रहे हैं। सर इसका समाधान क्या रहेगा? इसका समाधान ये है कि या तो आप 2-4 दिन और वेट कर लीजिए, मैं डलवा दूंगा जल्दी ही। लेकिन दूसरा समाधान ये भी है कि आप कोई सी भी मार्केट से किताब लेके आ जाइए, कोई सी भी, सभी नोट्स अच्छे हैं अपने आप में, और एक कक्षा 9 की किताब को अपने साथ में रख लीजिए। इन 2 चीजों को आप साथ में रख लीजिए और
लगभग लगभग चीजें मेरी वहीं से मिल जाएगी आप लोगों को। और इसके अलावा अगर मैं कुछ अलग से दे रहा हूं तो उसको अलग से नोट कर लीजिए, ताकि आपको पीडीएफ का, मैं ये नहीं कर रहा हूं आप मार्केट से कुछ नया लेके, आप पहले से कोई भी पढ़े आ रहे हैं, नोट्स मैटर सब जगह लगभग एक से, आपके पास जिस भी गाइड की किताब है, जो भी आपके मैटर के पब्लिकेशन की जो भी है, आप नया एक भी रुपया खर्च मत कीजिए। हमें क्या होता है कि आज किसी ने ये बता दिया कि साहब ये बढ़िया किताब है, ये भाग के गए ये किताब ले ली, और वो फिर वो किताब पढ़ी रहती है। फिर दूसरे ने कह दिया कि साहब वो पीडीएफ अच्छी है, हमने वो पीडीएफ निकलवा ली, वो पीडीएफ केवल पढ़ी रहती है। तो मेरा आप सब लोगों से मात्र और मात्र निवेदन यह है कि जो भी किताब आप लोगों के पास में है उस किताब को अपने सामने रख लीजिए। जब आप मैटर देखेंगे तो लगभग लगभग सभी किताबों में 90% तक सेम रहता है, 90% तक। मुद्दा क्या रहता है? मुद्दा सिर्फ यह रहता है कि हमें चीजें याद होनी चाहिए भैया, ठीक है। तो ये एक पीडीएफ वाला समाधान हो गया। फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस कब लगाओगे? अच्छा, मैं संडे को, आज क्या है, फ्राइडे है, पता नहीं क्या है, जो भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, संडे के दिन मैं शाम को 8 बजे एक बड़ी शानदार क्लास लेने वाला हूं, बहुत शानदार क्लास लेने वाला हूं। और मैं पहली बार आप लोगों को सजेशन कर रहा हूं, मैं नहीं कहता हूं, मैंने बताया है कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि संडे को 8 बजे जो मैं क्लास लेने वाला हूं, आगामी जो एग्जाम्स हैं उनकी क्या रणनीति रहेगी, कैसे रणनीति रहेगी, क्या क्या पढ़ना है, या आपको इस चैनल पे क्या क्या मिलने वाला है, उसके लिए मैं वर्क कर रहा हूं। आज भी मैंने पूरे दिन उसी पे वर्क किया। एक बेहद और बेहद शानदार और बेहतरीन क्लास लाने का मैं प्रयास करूंगा। तो आप और कभी क्लास देखे नहीं देखे, आप और कभी मेरी क्लास को कहीं शेयर करे या नहीं करे, नहीं कहूंगा मैं, है ना, लेकिन जो संडे को 8 बजे वाली क्लास है, आप सब लोगों को जरूर बताना इसके बारे में कि आप वो क्लास लें, या जिस दिन आप जरूर शेयर करना। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे ये सब्सक्राइब वगैरह बढ़ाने, मैं इसलिए कर रहा हूं कि समावेशी विकास हो सके, सब लोगों तक फायदा पहुंच सके, सब लोगों को पता चल सके कि यार हमें क्या रणनीति होनी चाहिए, है ना। तो इसका ध्यान रखना। आ जाते हैं हमारे मुख्य विषय की तरफ। मुख्य विषय यह है कि हम कहां तक पहुंचे थे भैया? हम यहां तक पहुंचे थे कि 1844वें बांसवाड़ा के कुछ भीलों ने फिर से विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। और इसी समय ध्यान रखना, माही काठा एजेंसी है, एक माही काठा एजेंसी। देखो ये नाम टफ लग रहे होंगे, लेकिन क्योंकि कक्षा 9 की किताब का है, तो एक, जब मैं नोट्स बना रहा था तो एक भी लाइन छोड़ने का मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि प्रत्येक लाइन में मुझे प्रश्न नजर आ रहा था आरपीएससी की ओर से दिया जाने वाला। और मैं टेस्ट सीरीज भी जल्दी प्रारंभ करने वाला हूं। माही काठा एजेंसी के अंतर्गत जो एक तो पोशीना गुजरात नाम की जगह है ना, गुजरात में पोशीना है, और एक अपना सिरोही, यहां के भील और गरासिया भी विद्रोही हो गए थे। किस एजेंसी के अंदर? एक एजेंसी है, उस एजेंसी का नाम है माही काठा एजेंसी। उस एजेंसी के अंतर्गत 2 जगह वहां के मुख्यालय बने हुए हैं, एक गुजरात के पोशीना में और एक सिरोही में। तो यहां दोनों जगहों के भीलों ने और गरासियों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। माही काठा एजेंसी, किसी भी स्थिति में मत भूलना भैया, ये माही काठा एजेंसी अगर आगामी दिनों में आपको एग्जाम हॉल में अगर कहीं देखने को मिले तो आश्चर्य मत करना कि ये कहां से आ गया, ये कक्षा 9 की किताब से आ गया है भैया। फिर बांसवाड़ा राज्य के भील विद्रोह को गुजरात में 1846 में, कहां? गुजरात में 1846 में एक विद्रोह चल रहा था। ध्यान रखना, देखो हमने देखा यहां बांसवाड़ा में विद्रोह चल रहा है भीलों का, और वो बेल्ट वहां उधर गुजरात के बेल्ट में भी भील वगैरह रहते हैं। 1846 में गुजरात में एक विद्रोह चल रहा था। उस विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे उसका नाम, खुद का नाम भूल जाना, लेकिन 1846 में गुजरात में भील विद्रोह करने वाले उस नेता का नाम मत भूलना। क्यों नहीं भूलना? इसलिए नहीं भूलना क्योंकि इस बार आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला है। कुंवर जीवे वसाओ किसके नेतृत्व में चल रहा था भैया? कुंवर जीवे वसाओ। याद रख लोगे, ये पता जैसे भी नाम रखते हो आप, याद कुंवर जीवे वसाओ याद कैसे रखोगे? नाम जका कुंवारा वेवे बे जीवता रेवे, बाकी तो बात कंवारा है मान के कंवारे को कहो, अब जीव को बसाओ भैया, अब शादी वादी कर लो, जैसे जिस हिसाब से जो भी याद करना चाहो। बस ये कुंवर जीव वसाओ नाम मत भूलना, बहुत नया नाम मिला है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण नाम है। गुजरात के भील विद्रोह से भी हमारे यहाँ बांसवाड़ा वाले भील विद्रोह को बढ़ावा प्राप्त हुआ था, वो पोशीना और ये सिरोही, ठीक है। 1850 में फिर अंग्रेजों ने जब विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, उसी समय उदयपुर में जो सेना थी, उस सेना में एक व्यक्ति थे केसरी सिंह जी।
केसरी सिंह जी की सहायता से इस भील विद्रोह पर बाद में नियंत्रित कर लिया गया था। एक एक नाम याद कर लेना भैया, एक एक नाम बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर 1850 से लेकर 55 तक कोई भी बड़ी घटना उस समय यहां पे नहीं हुई। आगे मैं एक घटना बताने वाला हूं, बारूपाल की घटना। अगर आप लोगों को किसी ने पढ़ रखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अन्यथा बारूपाल की घटना बेहद नई घटना देखने वाले हैं, बेहद एग्जाम में इंपॉर्टेंट आने वाली घटना देखने वाले हैं, है ना। तो पोसीना गुजरात ये हो गया। कुंवर जीवे वसाओ गुजरात में विद्रोह कर रहा था, उस गुजरात के विद्रोह से प्रभावित होकर हमने भी विद्रोह कर दिया। फिर इस विद्रोह को दबाने वाले व्यक्ति कौन? उस विद्रोह को दबाने वाले व्यक्ति केसरी सिंह। कब दबाया? 1850 में दबाया। फिर 1850 से लेकर 55 तक में कहानी, ये पूरा होने के बाद एक सिंपल सी कहानी में वापस समझा दूंगा ताकि भूलोगे नहीं। 1850 से लेकर 1855 तक शांति स्थिति बनी रही, लेकिन दिसंबर 1855 में, कब? दिसंबर 1885 में, है ना, कालीबास के भील विद्रोही हो गए थे। कालीबास नाम की जगह है। और प्रश्न क्या बनेगा? सीधा सीधा प्रश्न क्या बनेगा? कालीबास का भील विद्रोह निम्नलिखित में से कब हुआ? 1820, कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे को, 1834, 1855 या 1858। सीधा सीधा अब तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भैया। और जो कमेंट बॉक्स में बताने में शर्मा रहे हैं वो अपने साथ में जब भी मैं क्लास लूं, पास में एक रजिस्टर रखा करें, उस रजिस्टर में जो प्रश्न पूछता जाऊं उस प्रश्न का उत्तर आप लिखता रहे। नीलू सोनी, मैटर बहुत अच्छा है सर, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए। नीलू थैंक यू। टेस्ट सीरीज कब से होगी? बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज भी प्रारंभ करेंगे नीलू, जल्दी ही करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। मैना कुंवर, मैना शायद ये मेरे जीजा ही हैं, तो मैना जीजा को मेरी ओर से इस क्लास के माध्यम से प्रणाम। ठीक है मैना जीजा, अब देखते हैं आगे। ठीक है, कालीबास का विद्रोह कब हुआ है भैया? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिर महाराणा ने मेहता सवाई सिंह जी को, देखो 1850 में किसको भेजा है? 1850 में केसरी सिंह जी को भेजा है, याद कर लीजिए। 1855 में किसको भेजा है? 1855 में सवाई सिंह जी को भेजा है। पहले के जाता है, फिर एस जाता है, पहले केसरी जाता है, फिर सवाई सिंह जाता है। सवाई सिंह को एक सेना लेके भेजते हैं, उस सेना के दमन करने के लिए भेजते हैं। और फिर यहां दो जगह के गांवों के बहुत 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 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीजें भैया, सी और एस याद रख लेना, सी और एस जरूर याद रख लेना। चिलकारी और शेरगढ़, चिलकारी और शेरगढ़ के गांवों के भील अब छापामार गतिविधियां करने लगे थे। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बेहद महत्वपूर्ण गांवों के नाम है। आप कहोगे सर आप आज तो पागल हो गए क्या, प्रत्येक लाइन को बेहद महत्वपूर्ण करें? जी हाँ, यहीं से प्रश्न बनने वाले हैं। जो आरपीएससी ने नया ट्रेंड चलाया है, जो मैंने क्लास का नाम दिया है कि आरपीएससी के नए पैटर्न के अनुसार, यही तो नया पैटर्न है जहां से प्रश्न बनने वाले हैं। चिलकारी और शेरगढ़ के भील अब क्या है? छापा मार युद्ध करने लगे थे। ठीक है भैया, आ जाते हैं आगे की तरफ। अब ये बारपाल की घटना, इसे बारापाल की घटना, एग्जैक्ट डेट याद कर लेना। इस घटना की एग्जैक्ट डेट एग्जाम में आने वाला प्रश्न बता रहा हूं मैं आप लोगों को। 26 मार्च 1881 को तो क्या होता है? अमान सिंह, ये उदयपुर की तरफ से व्यक्ति था, उदयपुर की तरफ से इस विद्रोह को दबाने के लिए जो भेजा गया व्यक्ति था वो अमान सिंह था। देखो याद कर लो, सबसे पहले किसको भेजा गया था? के4 केसरी सिंह जी को। फिर किसको? सॉरी जी तो बोलना ही नहीं है उन लोगों को जिन्होंने हमारे आजादी के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया था। बावजूद गलती से निकल जाता है तो माफ कर दीजिएगा। फिर हमने देखा है एस4 कौन था? नहीं एस नहीं, वो हाँ के। सबसे पहले कौन था भाई? मेरे अभी नाम गले पे अटक रहा है। सबसे पहले किसको भेजा था भाई? एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। 1850 में कौन था? 1850 में केसरी था, है ना। उसके बाद में सवाई सिंह था, के एस था, केसरी फिर सवाई, है ना, सवाई सिंह। और बाद में किसको भेजा है? अमान सिंह को भेजा है, कसा। ठीक है, किसको भेजा है? सबसे पहले 1850 में केसरी को, फिर सवाई को, और फिर किसको? फिर अमान सिंह को। और अंग्रेजों की तरफ से उस भील विद्रोह को जानने वाले व्यक्ति कौन थे? अब तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन अब एग्जाम में वो ही पूछे जाते हैं जो अब तक नहीं पूछे गए थे। लोनार गन के नेतृत्व में गन लेके गया था अंग्रेज वाला अधिकारी। गन कौन सी गन? लोनार गन। ये दोनों जाते हैं, अमान सिंह और लोनार गन के नेतृत्व में जाती है सेनाएं बारापाल नाम की जगह पे। 26 मार्च का वो दिन होता है, 1881 का वो वर्ष होता है। और 27 मार्च को वहां के भोले भाले सीधे साधे मासूम भीलों के घरों की झोपड़ियों, जो घर होते हैं, जो कच्चे मकान होते हैं, जो झोपड़ियां होती
होती है उन झोपड़ियों को जला करके राख कर दिया जाता है। यह है भैया बारूपाल की घटना, यह है बारापाल की घटना, या यह है बारपाल की घटना। ये तीनों में से कोई भी एक नाम आ सकता है, लेकिन तीनों का उत्तर एक होगा। 26 मार्च 1881 और 27 मार्च 1881, अमान सिंह और लोनारगन। ठीक है साहब, इस घटना से भीलों में गुस्सा हो जाता है और रिखावदेव नाम की जगह थोड़ा सा बचा, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, थोड़ी सी, है ना। और सर पता नहीं कितना ही नई नई चीजें देखने को मिलेगी, नई चीजें देखते हैं तो डर लगता है। अभी आगे वही चीजें आने वाली है जो अब तक आप पढ़े आ रहे हैं, लेकिन ये जो नई चीजें हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिखावदेव नाम की जगह है, वहां की में राज्य की सेना को भीलों ने, अब यहां से अमान सिंह और लोनारगल वो इनको भैया जला वला के चले जाते हैं, खुश होते हैं, साहब देखो साहब हमने भीलों के विद्रोह को दबा दिया है। लेकिन भील बड़े कर्मठ, भील बड़े वीर, भील बड़े साहसी प्रवृत्ति के होते हैं, और भील जो होते हैं वो वापस जब सेना जा रही थी तो सारी की सारी 10,000 के आसपास की सेना को चारों ओर से भीलों ने घेर लिया। और वो जहां घेरा था इस राज्य की सेना को और अंग्रेजों की सेना को, उस जगह का नाम तो बिल्कुल मत भूलना, वो रिखावदेव नाम की जगह थी भैया। कौन थी? रिखावदेव की नाम की जगह थी। रिखावदेव में उनको घेर लिया। और विद्रोह करने वाले प्रमुख नेता कौन कौन थे? ये 3 नाम याद कर लेना, अत्यधिक महत्वपूर्ण नाम है, जहां से प्रश्न बनने वाला है। 3 नाम है, ठीक है। मैं पहले 3 नाम याद करवाता हूं, फिर वो 3 कहां कहां से हैं वो याद करवाता हूं, ठीक है। गामेती, ठीक है, गामेती नीमा, ठीक है। दूसरा है खेमा, देखो एक तो है नीम, नीमा हो गया भैया, ठीक है। नीमा का भाई कौन हो गया है? नीमा का भाई भैया खेमा हो गया है। और खेमा का भाई कौन हो गया है? खेमा का भाई हो गया जोइता। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है सर, पता नहीं कहां से आज नए नए नाम आप उठा के लेके आ गए, हमने तो देखा ही नहीं। आपने इसलिए नहीं देखा क्योंकि आपने कक्षा 9 की किताब को नहीं देखा। नीमा, खेमा और जोइता, क्या कोई ट्रिक बन रही है क्या? बना देते हैं ट्रिक, अभी बना देते हैं। जोनी जोनी यस पापा, शक्कर खाई खे पापा, ठीक है। जोनी और खे, जोनी खे, ठीक है। जोनी जोनी यस पापा हम पढ़ते आए हैं। तो ये भीलों के विद्रोह के 3 नेता थे, कौन कौन से? जोनी खे, जो से हो गया जोइता, नी से हो गया नीमा और खे से हो गया खेता। किसी भी स्थिति में किसी भी तरह कैसे भी याद हो, याद कर लेना, भूलना मत। ये प्रश्न है आपका। कहां कहां कहते हैं ये एक बार देख लीजिए। जो नीमा था वो था बिलखपाल का। प्रश्न क्या बन सकता है? ये तीनों के नाम ही दे दिए भैया, और यहां तीनों की जगह दे दी, ये मिलान करने को दे दिया। फिर क्या करोगे? इतना याद करके चले जाओगे, इतना सा छोड़ दोगे, काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा सर। हम हर तरह से अपने हथियारों को तैयार लेके रखेंगे और एग्जाम हॉल में गाजे बाजे के साथ में पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और अच्छी रैंक से, शानदार रैंक से सिलेक्शन लेके आएंगे। इसलिए जब सिलेक्शन लेना है तो याद रखेगा कि नीमा कहां का? अच्छा, नीम के पेड़ पे, अपने मारवाड़ी में गाना सुना होगा, खड़ी नीम के नीचे में तो एकली, जातोड़ो बटाऊ छाने छाने देख ली। तो नीम के पेड़ के नीचे खड़ी खड़ी वो बिलख रही है। क्या कर रही है? बिलख रही है। तो नीमा कहां के? नीमा है भैया बिलख के। खेमा कहां के? सब पेड़ ही पेड़ आ गए। खेमा पीपली पे, कहां पे है खेमा? खेमा थे भैया पीपली के, ठीक है। और जोइता कहां है? जोइता, जोई जो है जिससे हमें खुशी मिलती है वो हमारा सगा है। जिससे हमें खुशी मिलती है वो क्या है? वो आपका सगा है, सगातरी, ठीक है भैया। ये तीनों नाम याद कर लेना। ये बारूपाल की घटना के बाद में जब अंग्रेज और मेवाड़ की सेना जा रही थी, रिखवदेव की नाम की जगह पे उस सेना को घेर लिया जाता है। उस सेना को घेरने वाले, विद्रोह करने वाले 3 प्रमुख नेता थे। वो जोनी जोनी यस पापा नहीं थे, जोनी जोनी खे पापा थे, ठीक है। ये याद हो गया भैया, ठीक है। बाद में महाराजा के निजी सचिव उस समय श्यामल दास जी ददवाड़िया थे। रिखावदेव के मंदिर, अच्छा भयभीत हो गए, डर गए, खतरनाक रूप से डर गए। कौन? अंग्रेज। और कौन? उस समय की मेवाड़ की जो सेना थी वो भयभीत हो गई थी और ये कहने लगी कि अब हमारा समझौता कैसे हो। समझौता लास्ट तरीका होता है कि हमें मार दिया जाएगा, हमें खत्म कर दिया जाएगा, हम जीवित उदयपुर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अंग्रेज कह रहे थे हम जीवित वापस खेरवाड़ा तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या किया जाए? तो यह किया जाए कि जिस जगह पे वो रुके थे, रिखावदेव नाम की जगह पे, उस रिखावदेव मंदिर के उस समय के पुजारी हुआ करते थे भैया खेमराज जी भंडारी, मत भूलना नाम। खेमराज भंडारी ने फिर भील नेताओं से और मेवाड़ की सेना को समझौता करवा के जैसे तैसे उन अंग्रेजों को और मेवाड़ की सेना को वहां से बचा कर भेजा, अन्यथा भील उनको खत्म कर देते वहीं के वहीं, ठीक है। आगे देखते हैं ये समझौता कब होता है। ये 25 अप्रैल 1881 को समझौता हो जाता है।
घटना 26 मार्च की होती है और समझौता 25 अप्रैल को हो जाता है। आशा कर रहा हूं कि बहुत अच्छे से याद हो रहा होगा, आशा कर रहा हूं कि बहुत अच्छा मैटर आप लोगों को एग्जाम के हिसाब से मिल रहा होगा, और आशा यह भी करता हूं कि एक कॉन्फिडेंस का संचार भी आप लोगों के मन में हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसी गति के साथ में आगे बढ़ते हुए, याद करते हुए हम देखेंगे कि अब भगत आंदोलन, ठीक है भैया, अब आ जाते हैं हम भगत आंदोलन पे। अब वो बेसिक चीज है, एक बार मैं उससे पहले कमेंट आप लोगों के देखता हूं। मिस्टर राम मोडरिया से नमस्ते जी, मिस्टर राम जी नमस्ते बहुत बहुत। रघुदत्त जी सर पीडीएफ प्लीज, अभी मैंने बताया है पीडीएफ। प्रियंका भाटी जी सर जी सेकंड ग्रेड का करंट करवा दो आपका पढ़ाया हुआ। आकाशदीप एजुकेटर विश्वसनीय और हिंदी ग्रंथ अकादमी के सोर्स पर बेस्ट शानदार क्लास। आकाशदीप जी मेरे बहुत घनिष्ठ साथी है। आकाशदीप जी जब मैं प्रारंभिक दौर पे था नहीं, मैं प्रारंभिक दौर पे हूं मेरी क्लासेज के अभी, और उस समय में अगर कोई आपका साथ निभाता है वो आपका सच्चा साथी होता है। मैं इस कक्षा के माध्यम से मेरे अजीज मित्र आकाशदीप जी को बेहद बेहद धन्यवाद देता हूं कि आप पूरे तन और मन से मेरा साथ निभा रहे हैं। मैं क्या कहूं, मैं धन्यवाद के अलावा कुछ कह भी नहीं सकता हूं आपको आकाश जी, लेकिन जो भी कह रहा हूं बहुत मन से कह रहा हूं कि आप इस प्रारंभिक दौर में मेरा साथ निभा रहे हैं, जैसे इस प्रारंभिक दौर पे आप सभी साथी साथ निभा रहे हैं। हो सकता है कल को बहुत अच्छा हम चल सके, हो सकता है कल को नहीं, जो भी जैसा भी रहे, लेकिन जो प्रारंभिक दौर पे जो नींव पे साथ खड़े होते हैं वो आकाशदीप जी, और आकाशदीप के साथ साथ में ये आप सब जो खड़े हैं वो आज नींव के साथ में खड़े हैं। आप भरोसा ये दर्शा रहे हैं कि नहीं सर जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा पढ़ा रहे होंगे, लेकिन इतने कम समय में इतना अगर अधिक प्यार दे रहे हैं तो निसंदेह रूप से आप को मेरे पे भरोसा है, तभी आप इतना प्यार दर्शा पा रहे हैं, और मैं निसंदेह रूप से अपना बेहतरीन से बेहतरीन आप लोगों तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर से आकाश जी को और जुड़े हुए सभी साथियों को बेहद बेहद धन्यवाद। चलो भैया, वो भील विद्रोह है जहां से आपको प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। अब आ जाते हैं भगत आंदोलन की तरफ, ठीक है। भगत आंदोलन है ना, गुरु गोविंद, देखो दो आंदोलन में कंफ्यूजन होता है, एक भगत आंदोलन होता है और दूसरा जो होता है उस आंदोलन का नाम कौन सा था रे भैया, वो मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन किया था, मेरे गले पे नाम अटक जाता है, मुझे आता है, ये मत सोचना, है ना। मोतीलाल, एक ही आंदोलन है ना, एक ही आंदोलन, जो एक किसको करना है, मोतियों को एक करना है भैया, किसको एक करना है, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है इसलिए बता देता हूं। अब आगे हम दो आंदोलन पढ़ने वाले हैं, एक ही आंदोलन पढ़ने वाले हैं और एक भगत आंदोलन पढ़ने वाले हैं। तो एक किसको करते हैं भैया, एक हम मोती को करते हैं, और भगत किसके होते हैं भैया, अरे भगत तो गुरु के होंगे भाई, भगत तो गुरु के होंगे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह तो वो हो गए थे, ये गुरु गोविंद गिरी, ठीक है, यहां से ये गुरु गोविंद गिरी, ठीक है। भगत, ये दो नामों में कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं बता देता हूं आप लोगों को कि भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी का और एक ही आंदोलन मोतियों का। मोतियों को हमें करना है एक। आ जाइए भैया आगे की तरफ, है ना। वागड़ क्षेत्र में भील जनजातियों द्वारा ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था। वागड़ क्षेत्र के, जो वागड़ हम पता है कौन, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, लगभग सारा उसी क्षेत्र में होता है, कुछ सिरोही में भी हुआ है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। गोविंद गिरी और एक सुरजी भगत आजकल नाम आने लगा, पहले हम केवल गोविंद भगत को करते थे, गोविंद गिरी को करते थे, लेकिन अब साथ में एक नाम और याद कर लेना, सुरजी भगत। इनके गुरु कौन थे, ये प्रश्न कक्षा 9 की किताब में दे रखा है इसलिए पूछ सकते हैं। गुरु जो थे वो राजगिरी जी थे। गुरु कौन थे भैया, राजगिरी जी। एक बड़ा बेसिक सी चीज, बड़ी बेसिक सी जानकारी, इनका जन्म जो होता है डूंगरपुर में एक बांसिया नाम की जगह है, या जिसे बेड़सा गांव भी कहते हैं। एक बंजारा परिवार के, घुमक्कड़ परिवार के गोविंद गिरी जी व्यक्ति थे, ठीक है। बेसिक जानकारी क्या कि वागड़ क्षेत्र में कुछ जनजातियों को एकत्रित करके जो आंदोलन करने वाले व्यक्ति थे वो गोविंद गिरी थे। उन आंदोलन को नाम क्या देते हैं, उस आंदोलन को नाम देते हैं भगत आंदोलन। भगत आंदोलन करने वाले गोविंद गिरी का जब हम सामान्य परिचय अगर देखेंगे, जो आजकल प्रश्न में एग्जाम्स में पूछा जाने लगा है, तो उसका एक बेसिक सा प्रश्न यह है कि जन्म उनका डूंगरपुर के बांसिया नाम के गांव में होता है, बंजारा परिवार से वो संबंधित होते हैं, और दयानंद सरस्वती से ये बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। कथन और कारण में ये प्रश्न सीधा नहीं पूछेंगे किससे प्रभावित थे, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये दयानंद सरस्वती से प्रेरित होकर स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा देते थे, ये कथन सत्य है या असत्य है भैया, ये कथन पूर्णतया सत्य है,
ठीक है, दयानंद सरस्वती का प्रभाव इन पे था। या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं कि गोविंद गिरी पे स्वामी विवेकानंद का प्रभाव था। यह कथन गलत है या सही है? यह कथन गलत है। सही कथन क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव था। ठीक है, उन्होंने आदिवासियों को उस समय, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा कुटिल नीतियों के द्वारा, प्रलोभन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, तो इन आंदोलन का मुख्य मुद्दा जो था वो ध्यान रखना कि आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए उन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी। एक पंथ की स्थापना की थी। उस पंथ की स्थापना, पंथ का नाम था भगत पंथ। क्या नाम था भैया? भगत पंथ। और इस भगत पंथ का जो मेन उद्देश्य था, एग्जाम में पूछा गया था, वो ये था कि भीलों का नैतिक उत्थान करना, भीलों का आध्यात्मिक उत्थान करना और भीलों को धर्म परिवर्तन करने से रोकते हुए हिंदू धर्म में ही बनाए रखना। ये तो हो गया था भगत। ठीक है, एक इन्होंने सभा की स्थापना की थी। ये जरूर ध्यान रखना। सभा का नाम क्या था? देखो, आपांगे प्रेम जो को सब जना हाथे रिया करे नहीं, मारवाड़ी कमाइन अगर आप समझो ये चीज ने, तो जगह सब जना हाथे एक जगह रिया करे, तो भी सब जना हाथे वाला ने जो को किया करे, बा कह के आंख कि तो संप है भाई, कि तो प्रेम है भी, प्रेम ने आपा क्या संप, अच्छे से संप है आपस में। तो सभी लोगों में संप बनाए रखने के लिए, सभी लोगों में प्रेम बनाए रखने के लिए इन्होंने जिस सभा की स्थापना की थी, उस सभा का नाम संप सभा होता है। और स्थापना कब करते हैं? ये 1883 में। और इस स्थापना का कारण क्या होता है भैया? आपसी एकता को बढ़ाने के लिए जिस सभा की स्थापना होती है वो संप सभा होती है। और भगत पंथ का उद्देश्य क्या था? हमने देख लिया, भीलों के नैतिक उत्थान को। अच्छा, बाद में सिरोही में भी गोविंद गिरी सुरजी भगत ने इसकी स्थापना की थी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि पूछ ले। यहां के जो आसपास के गांव थे, उन गांवों में उन्होंने कोतवालों की नियुक्ति की। कोतवालों की नियुक्ति क्यों की? इसलिए की ताकि भीलों का नैतिक उत्थान किया जा सके, ताकि भीलों का आध्यात्मिक उत्थान किया जा सके। और इसके साथ ही इन्होंने पंचायतें भी स्थापित करवाई थी। भगत पंथ जो होता है वो 1911 में होता है। उससे पहले देखो, संप सभा 1883 में स्थापना हो जाती है, और इस संप सभा का 1903 में, कब? 1903 में। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन वो चीजें हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, एक रिवीजन की तरह शानदार, सिंपल, साधारण तरीके से बढ़ रहे हैं। 1883 में स्थापना होती है भैया, और 1903 में बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर इस संप सभा का प्रथम अधिवेशन होता है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर बेहद महत्वपूर्ण है तो इस बेहद महत्वपूर्ण को याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद करवा दीजिए, याद करवा दीजिए। तो याद कर लिया, 1903 संप सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पे? मानगढ़ की पहाड़ी पर। ठीक है, 1910 के आसपास में संप सभा ने अपनी 33 मांगे सरकार के सामने रखी थी। कहा कि भैया ये 33 मांगे हैं हमारी, और इन मांगों को भरो मतलब मांगों को पूरा करो। ठीक है, कब कहा उन्होंने? 1910 में। लेकिन सरकार ने किसी भी तरह का उन पे कोई, सरकार अहंकार में जब कोई भी व्यक्ति होते हैं, उस अहंकार के आगे किसी को कुछ नहीं दिखाई देता है। जब घमंड में होते हैं, तो उस अहंकार वाली प्रवृत्ति में होते हैं, तब साधारण तरीके से रहने वाली कोई भी चीजें नहीं दिखती है। मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हर वर्ग के, हर कैटेगरी के इस क्लास में जुड़े हुए हैं, आप अच्छे शिक्षक बनो, आप अच्छे आगे टीचर बनो, आप थानेदार बनो, आप जो भी बनो, लेकिन सबसे पहले बहुत अच्छे इंसान सच में बने रहना। ये मत सोचना कि सर ने कौन सा आस्था या कौन सा संस्कार चैनल चला दिया। ये सच में जो भाग्य बना करते हैं ना, कतन यार बिनको तो बहुत बढ़िया अच्छो को भाग्य हो भाई, जगहों भी की नौकरी लग गई भाई, बिनको भाग्य छोको को नहीं हो, वो इंसान छोको हो भी की वजहों भी के कर्मा की वजहों बिनको भाग्य बने हो। ठीक है, तो ये चीज़ा भी बहुत काम आया करे। कभी कोई इंसान को कने भी बुरो करना तो बहुत दूर की बात है, बुरो करने की सोचो भी मती, और बहुत अच्छा बनवाड़ा रहीजो। ठीक है, बहुत अच्छा बनवाड़ा रहવાનું काई मिलेला आपने, बहुत अच्छो बनवाड़ा रहવાનું आपने सफलता प्राप्त वेलेला, और सफलता प्राप्त वेला तो अपन काई करनाला, अपन नौकरी लगाला, और नौकरी लाग रहा अपन काई, अभी नौकरी लागने तो काई याद करनाला कि 33 मांगा रखी है। कद रखी है? 1910 में रखी है। और सबों ज्यादा ध्यान की पर दियो है, सबों ज्यादा ध्यान ही पर दियो है कि आप एकेश्वरवाद पर बल दिया था। मारवाड़ी में पढ़ने में कितना मजा आता है ना। मारवाड़ी में बोलना शर्म का विषय नहीं होना चाहिए। ये इस अलग मुद्दे की बात है जो मैं कभी चर्चा बहुत डिटेल से करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मारवाड़ी राजस्थानी भाषा के कुछ अच्छे साहित्यकारों को भी मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाके राजस्थानी भाषा को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, कीकर राजस्थानी भाषा ने प्रमोट कर सका, बी पर भी आप कभी चर्चा करेला। लेकिन अभी आप की पढ़ाई पर आ जावा कि एकेश्वरवाद पर ये बल दिया गया था भैया। ठीक है, आ जाइए आगे की तरफ। मानगढ़ हत्याकांड होता है।
तारीख होती है 17 नवंबर 1913 की। मानगढ़ कहां है? मानगढ़ है भैया बांसवाड़ा में। संप सभा का साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से अधिवेशन चल रहा था और उस चलते अधिवेशन में भयंकर रूप से जब गोलाबारी कर दी जाती है, बमबारी की जाती है, बंदूकबारी की जाती है और भील कई जने वहां पे 1500 से, सरकार केवल बताती है कि 100 भील शहीद हुए, लेकिन लगभग कितने भील शहीद हो गए थे? 1500 से भी अधिक भील शहीद हो गए थे भैया। ठीक है, घटना कब की है? 17 नवंबर 1913 की। और राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे यह जरूर बता दीजिए कि राजस्थान का जलियांवाला से भी विभत्स कांड कौन सा था, किसको बताया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे बताया गया है? मानगढ़ हत्याकांड को। कब होता है? 17 नवंबर 1913 को होता है। गोविंद गिरी को, उनके साथ में पुंजा धीर जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 7 वर्षों तक तो उनको गिरफ्तार करके रखा जाता है, बाद में कुछ शर्तों के साथ में उन्हें रिहा कर दिया जाता है। इन्होंने जो अपना शेष जीवन जो व्यतीत किया था गोविंद गिरी जी ने, उस गोविंद गिरी जी ने, गुजरात का एक स्थान है भैया, बार बार यह नाम पूछा गया है, किसी भी स्थिति में यह नाम मत भूलना। गुजरात का एक स्थान है, उस स्थान का नाम है काम्बिया गांव। उस काम्बिया गांव में जाके इन्होंने बाद का शांतिपूर्वक अपना जीवन बिताया। कहां उपदेश दिया वो हम आगे देखते हैं। जालोद नाम का स्थान, ये 2 जरूर याद रख लेना। रहा कहां करते थे वो लोग? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। 3 गांवों के नाम याद करते। जन्म कहां होता है? बेड़सा गांव में। ठीक है, उसके बाद में काम्बिया गांव कहां? काम्बिया गांव गुजरात में। क्या करते थे? अपना अंतिम समय गुजारा था। और वह कौन सा गांव था जहां पर गोविंद गिरी ने अपने उपदेश दिए थे? वो गुजरात का जालोद गांव था भैया, जहां गोविंद गिरी ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया था। ठीक है भैया, बढ़ते हैं आज। बाद में 1908 में गोविंद गिरी ईडर चले गए थे। यहां भीलों में राजनीतिक चेतना का इन्होंने संचार किया था। इसके अलावा हाँ, यह कक्षा 9 की किताब का है भैया। 1910 में ईडर के एक पाल पट्टा नाम के सामंत थे। उन सामंत को भीलों के साथ में एक समझौता करना पड़ा था। कहां के? ईडर के। ईडर में भी कौन सी जगह? ईडर में भी पाल पट्टा नाम की जगह। ये क्या है? ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं जो आपको सफलता दिलवाएंगे भैया। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखना, 2012 में अभी मानगढ़ कांड की स्मृति में गहलोत सरकार उस समय थी और उन्होंने, क्योंकि 100 वर्ष हो गए थे, तो अपना शताब्दी वर्ष मनाया था। ठीक है। अच्छा, गोविंद की इनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था प्रारंभिक समय में? प्रारंभिक समय में उनका जो जन्म स्थान था, जन्म स्थान कौन सा था? जन्म स्थान बेड़सा था। तो वो बेड़सा ही कौन सा था भैया? इनका बेड़सा ही इनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। इसके अलावा अब 2 चीजें याद कर लीजिए भैया, बहुत महत्वपूर्ण चीजें, दोनों कक्षा 9 की चीजें। कौन कौन से वो राज्य थे जहां के भीलों ने इस आंदोलन में मुख्य रूप से भाग लिया? यह प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। और दूसरा प्रश्न कि मानगढ़ हत्याकांड जब हुआ था तब कौन कौन सी से, ये वाला जो है ना भैया, ये वाला प्रश्न, ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए कि ये प्रश्न एग्जाम में आने वाला है, हर स्थिति में आने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले मैं ये बता देता हूं, उसके बाद में ये डिटेल से चर्चा करूंगा। ईडर, ईडर के बाद में सूत, सूत के बाद में बांसवाड़ा डूंगरपुर, ये हो ही गया। ठीक है, ये तो हो गया भैया इशू, ईडर और सूत, 2 चीज, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, 2 और 2 4। गुजरात की 2 जगह हैं, पंचमहल और खेड़ा। यहां के भील कहां आए थे? यहां के इन 6 जगहों के भील एकत्रित होते हैं मानगढ़ पहाड़ी में। निम्नलिखित में से वह कौन कौन से स्थान है जहां से भील मानगढ़ पर? कक्षा 9 की किताब का प्रश्न है, इसलिए कर रहा हूं। ईडर, सूत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पंचमहल और खेड़ा। ठीक है, ये कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो अत्यधिक इंपॉर्टेंट वाला जो है, आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, क्या है? जब भील उधर एकत्रित होने लगे थे, ये वाले, है ना, तो भीलों के साथ साथ में अंग्रेज भी एकत्रित होने लगे थे। उन्होंने भी अपनी सेना की अलग अलग बटालियन को वहां भेजना प्रारंभ कर दिया था ताकि भीलों के विद्रोह को रोक सके। और वह कौन कौन सी बटालियन थी? आजकल ऐसे ही प्रश्न तो पूछ रहे हैं भैया, कौन कौन सी बटालियन थी जो भीलों के विद्रोह को दबाने के लिए मानगढ़ जाती है? यही वाला प्रश्न, अक्षरशः यही वाला प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? कौन कौन है भैया? तारीख कब होती है? 6 से लेकर 10 नवंबर के बीच में जाती है। मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां जाती है। नंबर 1 चीज,
भीलों के विद्रोह को दबाना है तो कौन जाएगी भैया, एमबीसी जाएगी, मेवाड़ भील कोर जाएगी। ठीक है, कितनी टुकड़ियां गई थी उसकी, 2 कंपनियां गई, ये 2 कंपनियां याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये जरूर ध्यान रख लेना कि मेवाड़ भील कोर जाती है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, 104 वेलेजली राइफल्स की कंपनी, वेलेजली राइफल्स, कौन सी वेलेजली राइफल्स थी, 104, ये अलग अलग कंपनीज का नाम, सेना की जो टुकड़ियां होती है उन सेना की टुकड़ियों को अलग अलग नाम दे रखे होते हैं। तो एक तो मेवाड़ भील कोर था, एक कौन सा था भैया, एक वेलेजली, 104 वेलेजली राइफल्स, बेहद बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है ना। 2 चीज हो गई है। तीसरा कौन है, तीसरा है भैया 7वीं राजपूत रेजिमेंट। राजपूत रेजिमेंट में भी कौन सी, जैसे पूछते हैं ना 1857 की क्रांति में जो है नसीराबाद में विद्रोह करने वाली कंपनी कौन सी थी, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, आपको याद रहा है या कि ये नहीं नहीं रहा है। ठीक है, राइटिंग को आप इग्नोर कर दीजिए, जो मैं बोल रहा हूं उस बोल को सुनते हुए ये ध्यान रख लेना, 3 जाते हैं, मेवाड़ भील कोर, 104 वेलेजली राइफल्स, और तीसरा कौन सा है, 7वीं राजपूत रेजिमेंट। ये आप तय करके मानिए कि आपके एग्जाम हॉल में निसंदेह रूप से ये प्रश्न आने वाला है। ठीक है भैया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला एक बार कमेंट देख लेता हूं मैं आप लोगों का, कुछ महत्वपूर्ण अगर कमेंट आए हुए हो तो। गांधी जी के यंग इंडिया, कविता जाट अलवर किसान आंदोलन, कविता जी, प्रमिला लखाउत, आज दोनों बहनें आई हुई है, दोनों बहनों को मेरी ओर से प्रणाम। एक तो छोटी है ना, प्रणाम क्यों कर रहा हूँ, गलती से निकल गया भैया। बड़ी को प्रणाम, जो हम जैसे जैसे हम कहते हैं पुराने समय में जो पत्र लिखा करते थे, छोटों को आशीर्वाद और बड़ों को प्रणाम, तो बड़ी दीदी को तो मेरी इस क्लास की ओर से प्रणाम और छोटे को बड़ा बड़ा आशीर्वाद। ठीक है भैया। श्रीदा जी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, वेरी गुड। पूजा जायसवाल जी निमोचना कांड, कृष्णा जी निमोचना, सुमन जी शर्मा जुड़े हुए हमारे साथ में। इसके अलावा कृष्णा जी, फरीदा बानो सर आपकी ये क्लास फर्स्ट करो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्या? फरीदा बानो जी, मैं एक परसों रविवार के दिन शाम को 8 बजे एक बहुत अच्छी क्लास लेके आने वाला हूं, उसमें मैं सारे प्रश्नों को क्लियर करूंगा। अरे भैया, शर्मा जी की दुल्हनिया भी अपने साथ में आ गई है, तो शर्मा जी की दुल्हनिया शर्मा जी के साथ रहे तो और ज्यादा बेटर है, लेकिन राधे राधे इन्होंने किया है, तो शर्मा जी की दुल्हनिया आपको इस पूरी क्लास के माध्यम से राधे राधे। ठीक है भैया, आ जाते हैं आगे की तरफ। ठीक है भैया, वो हो गया आंदोलन। उस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण जो चीज देखी थी वो हमने बता दी थी कि 3 जो विद्रोह को रोकने के लिए जाती है वो। अब आते हैं एक ही आंदोलन की तरफ, भौमट भील आंदोलन की तरफ। देखो, सबको एक करने के लिए आंदोलन किया था, इसलिए इसे एक ही आंदोलन कहा जाता है। और क्योंकि इस आंदोलन का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र भौमट भील क्षेत्र था, इसलिए इसे भौमट भील आंदोलन भी कहा जाता है। किन्होंने किया है? एक मोतियों को करना है, गुरु का भगत होता है, भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी करते हैं, और मोतीलाल तेजावत जो होते हैं वो एक ही आंदोलन करते हैं, और इसी एक ही आंदोलन को भौमट भील आंदोलन भी कहते हैं। कहां कहां होता है ये प्रश्न, यहां से बार बार पता नहीं क्यों प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अच्छी बात है तो याद कर लेते हैं। गोगुंदा, झाड़ोल और कोटड़ा, ये 3 जगह हैं जहां के भील और गरासियों ने, भूलना मत रे भाई, मत भूलना, 4 बार मैंने गोला बना दिया है। भील और गरासिया जनजातियों द्वारा कहां कोगुंदा की, जाडोल की और कोटड़ा क्षेत्रों में यहां के लोगों ने मुख्य रूप से यह आंदोलन किया था। यह आंदोलन जो है कहां से प्रारंभ होता है? 1921 में प्रारंभ होता है। चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है मत्रकुंडिया, है ना, मत्रकुंडिया नाम के स्थान से यह आंदोलन प्रारंभ होता है 1921 से। ठीक है, मुख्य नेता कौन से हो गए? मुख्य नेता मोतीलाल जी तेजावत हो गए। जब आप लगातार बोलते हैं ना, लगातार बोले ही जा रहे हैं, एक तरफा कन्वर्जेशन, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाना बड़ा सुकून भरा काम रहता है। सामने वाले को भी बोलने का मौका मिलता है, सामने वालों से भी बोलने का मौका होता है, तो सामने वाला जो बोल रहा होता है उसे चुप रहने का थोड़ा सा मौका मिल जाता है। यहाँ चुप रहने का बिल्कुल, लगातार जब बोलते तो जबान जो है कई बार लड़खड़ा जाती है, तो उस लड़खड़ाती हुई जबान को इग्नोर करते हुए हमें पढ़ाई के इस मुद्दे पे आना है कि मोतीलाल जी तेजावत जो है, मोतीलाल जी तेजावत इस आंदोलन के नेता थे। कई बार मैं जानबूझ के इसलिए भी कर देता हूं क्योंकि जानबूझ के का बहाना कर रहा हूं आपको केवल हंसाने के लिए, लेकिन ये स्लिप ऑफ टंग होती ही है ना। ओसवाल परिवार से थे। गांव उनका जहां जन्म होता है वो कोलियारी गांव होता है। कौन सा गांव होता है भैया? कोलियारी गांव होता है। ये मुख्य विषय जो है जाडोल ठिकाने में ये कार्य करते थे। ये
अभी कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था और वहां ऑप्शन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जहां पर मोतीलाल जी तेजावत कार्य करते थे। वहां ऑप्शन गोगुंदा दे दिया, वहां ऑप्शन जाडोल दे दिया, वहां ऑप्शन कोटरा दे दिया और वहां चौथा ऑप्शन एक इसी का भाईबंद दे दिया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कौन से स्थान पे, जाडोल, इनके घर वालों ने, इनका जन्म हो गया था ओसवाल परिवार में। कहां, कोलियारी गांव में। वो कोला 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 वाला गाना गाते थे ये लोग, तो मोतीलाल जी तेजावत का जन्म कहां हो गया, कोलियारी गांव में हो गया। भैया याद कर लो, लिखा हुआ तो सभी जगह है, कोला कोला। कौन सा गाना गाते थे, कोला कोला वाला गाना गाते थे। कहां गाते थे, कौन गाते थे, मोतीलाल तेजावत गाते थे। इसलिए जन्म कहां हुआ, जन्म भाई सर आप ही तो बता रहे हैं कोला कोला गाना गाते थे, तो कोलियारी गांव में होगा मोतीलाल जी तेजावत का। तो फिर जाडोल क्या है, घर वालों ने कहा अरे जा नौकरी कर ले रे भाई तू कहीं, जा जा। ठीक है, मोतीलाल जी तेजावत को क्या कहा, न तो गोगुंदा कहा न कोटड़ा कहा, क्या कहा, जा। और जा कहा तो ये नौकरी कहां करेंगे, अरे जाडोल में करेंगे। ये वाली मेरी आवाज आपके कानों में एग्जाम हॉल तक में गूंजनी चाहिए। और जब ये प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहां मोतीलाल तेजावत नौकरी करते थे, तब आपको कानों में ये आवाज गूंजनी चाहिए, याद आएगी, ये कही हुई बात निसंदेह रूप से याद आएगी कि सर ने कहा जाडोल। तो आंसर क्या कर दीजिए, जाडोल आंसर कर दीजिए। ये मिल गए 2 अंक, ये हो गया सिलेक्शन, ये हो गई नौकरी, तो ले आइए मिठाई। ठीक है, आ जाते हैं आगे की तरफ। ठीक है, बाद में ये जाडोल ठिकाने में कार्य करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने आंदोलन, गोकुल जी जाट ने भी इनका समर्थन किया था, ध्यान रखना। एक और समर्थक कौन थे इनके, गोकुल जी जाट निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। मेरी क्लास में मैं साथ साथ में यह भी बताता जाता हूं कि किस तरह के प्रश्न पूछे एग्जाम में जा सकते हैं, है ना। तो ठीक है, गोकुल जी जाट ने भी इनका समर्थन किया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 21 मांगे रखी थी इन्होंने सरकार के सामने, और जो 21 मांगे इन्होंने रखी थी वो मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, मेवाड़ की पुकार कहा जाता है भैया। ठीक है, मेवाड़ की पुकार किसकी, 21 मांगे थी। ये भी प्रश्न बार बार प्रश्न पूछा गया। जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें तो याद करना बेहद जरूरी है ही है भैया। इन 21 मांगों में से 18 मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन जो मुख्य इनकी 3 मांग थी, एक कहा कि बेगार हटाओ, बेगार की मांग नहीं मानी गई। एक कहा कि वन संपदा पे हमारा अधिकार मानो, वन संपदा वाली बात नहीं मानी गई थी। एक कहा कि सुअर की समस्या से हम बहुत ज्यादा परेशान है। देखो जंगली सुअर जब आप पढ़ेंगे, अलवर के आंदोलन जो भी संबंधित थे, अलवर के आंदोलनों में जंगली सुअर मुख्य समस्या थे। प्रश्न वहां से बनता है, इसलिए ध्यान रखना, थोड़ा सा सीरियस मोड में आके बिना हंसते हुए से थोड़ा ऐसे समझदार भी दिखना पड़ता है ना, कि हाँ यार ये सर थोड़े समझदार भी है, वरना तो ऐसे हो ये तो हंसी मजाक कराते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, वो नहीं, एकदम थोड़ा समझदार बनते हैं। क्या है भैया, बेगार, वन संपदा, अरे इसमें भी हंस रहे हो, इतना समझदार पढ़ा रहा हूं तो भी। बेगार, वन संपदा और सुअर की समस्या, इन समस्याओं को जो है नहीं माना गया था। कौन कौन सी 21 में से निम्नलिखित में से वो कौन सी मांग गई थी जो नहीं मानी गई थी, ये लो भैया, ये नहीं मानी गई थी, बता देते हैं। बाद में जो आंदोलन है पहले वागड़ में फैलता है, वागड़ से आंदोलन सिरोही की तरफ चला जाता है, सिरोही से आंदोलन गुजरात के ईडर की तरफ चला जाता है, और ईडर से आंदोलन विजयनगर की तरफ चला जाता है। तो इस आंदोलन के जो मुख्य केंद्र है, शुरुआत जो इस आंदोलन के केंद्रों की होती है वो गोगुंदा, जाडोल और कोटड़ा थे, लेकिन बाद में ये आंदोलन कहां फैल जाता है भैया, वागड़ क्षेत्र में रहता है, सिरोही क्षेत्र में रहता है, ईडर क्षेत्र में रहता है और विजयनगर क्षेत्र में रहता है। हर तरह के प्रश्न हर तरह से याद करके रखना है, किसी भी तरह के प्रश्न को छूटने की कोई भी संभावना मत रखना। हमने कहा कि 1921 में मातृ कुंडिया से शुरुआत होती है। 7 मार्च 1922 कौन सा दिन होता है, मार्च का दिन होता है, 7 मार्च का दिन होता है, 1922 का वर्ष होता है। भीलों की एक सभा पर पुलिस के द्वारा फायरिंग की जाती है। ये सारे के सारे आंदोलन में एक दिन वापस रिवीजन में करवा दूंगा। मोतीलाल जी तेजावत वहां से फरार हो जाते हैं। फरार शब्द उचित नहीं है, फरार ये होता है कि अगर नेता बचा रहेगा तो आंदोलन बचा रहेगा। जब ये लगता था, भगवान कृष्ण भी भागे थे, इसलिए रणछोड़ कहा जाता है, लेकिन ये रणछोड़ नहीं थे, उस हिसाब से रणछोड़ नहीं थे। अगर नेता रहता है तो आंदोलन जीवित रहता है। मुझे कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि सर कुछ युद्ध स्थल से बड़े बड़े राजा महाराजा क्यों निकल जाते थे, कुछ युद्ध स्थल से ये बड़े बड़े नेता क्यों निकल जाते थे। वो इसलिए निकल जाते थे बच्चा, क्योंकि अगर वो रहेंगे तो आंदोलन रहेगा, और आंदोलन रहेगा तो हमारा भारतवर्ष रहेगा, और हमारा भारतवर्ष रहेगा तो हमारी आजादी मिलेगी, आजादी रहेगी। इसलिए वो वहां से निकल गए थे। 1929 में गांधी बाबा ने कहा कि यार भैया मोतीलाल तेजावत तुम भाग मत इधर उधर, ठीक है, तेरे से अभी हमें बहुत काम है, छुप के जितना काम नहीं कर पा रहा है, इतना एक बार अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दे, उसके बाद में हम आपको छुड़वा देंगे। तो ईडर जो है गुजरात में, वहां ईडर में आत्मसमर्पण कर देते हैं। ध्यान रखना, प्रश्न छींक आ गई, अब तो मुझे नहीं लगता कि प्रश्न पूछेंगे ये।
सॉरी, सब खांसी छींक वींक सब अभी आनी है इस क्लास के अंदर ही। बाहर बरसात हो रही है, इधर गलती से एसी चला ली, इसलिए लगता है कि सर्दी जुकाम हो जाएगा, इसलिए छींक आ गई है। यह सफाई देना जरूरी था, इस छींक के पीछे इतना सारा बोलना पड़ा मुझे। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, ईडर में इन लोगों ने मोतीलाल जी तेजावत ने गांधी बाबा के कहने की वजह से, गांधी बाबा बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे, मैं कभी गांधी को पढ़ाऊंगा, बहुत मन से पढ़ाता हूं गांधी को। 1929 में इन्होंने समर्पण कर दिया था। 1936 में बाद में माणिक्यलाल जी कोठारी थे, इन्होंने हस्तक्षेप किया और महाइंदिरा सभा हुआ करती थी। महाइंदिरा सभा क्या है, ये एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन उस समय मेवाड़ राज्य में, उदयपुर राज्य में जो न्यायालय चला करता था, जहां से डिसीजन आया करते थे, न्याय व्यवस्था जहां से चला करती थी, उस न्याय व्यवस्था चलने वाले स्थान को महाइंदिरा सभा कहा जाता था। तो माणिक्यलाल जी कोठारी ने हस्तक्षेप किया और महाइंदिरा सभा से फिर मोतीलाल जी तेजावत को क्या करवा दिया था, मोतीलाल जी तेजावत को रिहा करवा दिया था। लेकिन ध्यान ये रखना है भैया, ध्यान ये रखना है कि इनको गिरफ्तार कहां से किया गया था, इन्होंने आत्मसमर्पण कहाँ किया था, इन्होंने ईडर नाम की जगह पे किया था। बाद का जो भी जीवन है, जहां से छूटने के बाद इन्होंने, मोतीलाल जी तेजावत ने सारा काम जो किया है गांधी बाबा के साथ में रहकर किया। गांधी बाबा ने जो रचनात्मक कार्य किए थे, देसी भाषाओं को बढ़ाना देना, अहिंसा को बढ़ावा देना, इसके साथ में चरखा खादी को बढ़ावा देना, उन पे काम किया था। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, ये मत भूलना भैया, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदिवासियों को जो मसीहा कहा जाता है, आदिवासियों का जो बाऊजी कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है, ये मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। नीमड़ा हत्याकांड कब होता है, 7 मार्च 1822 को होता है, ठीक है। उसके बाद में ईडर में गिरफ्तार हैं, महाइंदिरा सभा की तरफ से इनको 1937 में रिहा करवा दिया जाता है। अगर मोतीलाल तेजावत का प्रश्न आ जाए सीधा सा खुद का ही कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है उनके बारे में, तो यहां वाले से प्रश्न बन सकता है। यहां वाले से अगर बन सकता है तो इसको एक बार थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है कि मोतीलाल जी तेजावत के बारे में प्रश्न इस बार पूछ ले। स्क्रीनशॉट ले लीजिए रे भाई, ठीक है। बाद में मोतीलाल तेजावत मेवाड़ प्रजामंडल में भी शामिल हो जाते हैं। मेवाड़ जब प्रजामंडल हम देखेंगे तो प्रजामंडल को बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से देखेंगे कि मेवाड़ प्रजामंडल से और कौन कौन से नेता थे। महाइंदिरा सभा क्या होती थी, मैंने बताया है अभी आपको। तो मेवाड़ का उच्चतम न्यायालय होता था, वो मेवाड़ का उच्चतम न्यायालय क्या कहलाता था, मेवाड़ का उच्चतम न्यायालय महाइंदिरा सभा कहलाती थी, ठीक है। 1825 में सज्जन सिंह जी, उस समय बड़े सज्जन व्यक्ति थे, बहुत साधारण से। 1825 में, इस 25 में क्या, अरे भाई 80 में, 1880 में इस महाइंदिरा सभा का जो गठन किया था वो सज्जन सिंह जी ने किया था। और इसका दूसरा जो नाम मिलता है, इजलास खास मिलता है। और बहुत कम संभावना है प्रश्न पूछे, लेकिन ऐसे अटपटे से प्रश्न अगर पूछ ले तो ध्यान रखना, इजलास खास, ठीक है। या फिर महाइंदिरा सभा स्थापना कब, 1825 में। ये 80 पता नहीं क्या निकल रहा है मेरे, 1880 में, ठीक है। सज्जन सिंह जी ने मेवाड़ में की थी, ठीक है। गोविंद गिरी को दिया तो मृत्युदंड दिया गया था, लेकिन ध्यान रखना कि बाद में इनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। आरपी बारी नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, है ना, उन्होंने उनकी सजा को किसमें बदलवा दिया था, इनकी सजाओं को आजीवन कारावास में बदलवा दिया था। किसकी, गोविंद गिरी की सजा को, ठीक है भैया। ये आ जाइए भैया, बेहद महत्वपूर्ण, फिर से बेहद महत्वपूर्ण जो दो चीजें हमने अब तक पढ़ रखी थी, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरा ये बता दीजिए कि भैया चीजें याद हो रही है ना आसान तरीके से, या कि फिर नहीं हो पा रही है। आशा तो यही कर रहा हूं कि अच्छे से याद हो रही होगी, ठीक है। इसे समाप्त करते हैं भैया फटाफट से। सिरोही का एक की आंदोलन, यहां भी भील और गरासिया जनजाति के द्वारा आंदोलन चलाया गया था, और यहां का जो नेता था मोतीलाल तेजावत जी, है ना। मैंने बताया कि जो एक ही आंदोलन था, पहले गोगुंदा जाडोल वगैरह वहां से प्रारंभ होता है, यानी कि वागड़ वाले क्षेत्र से। उसके बाद में किसकी तरफ आगे बढ़ता है, सिरोही की तरफ आगे बढ़ता है। सिरोही में 3 गांव हैं जहां पे ये घटना घटित होती है, उन तीनों गांवों को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। सिरोही के आदिवासी मोतीलाल जी तेजावत को मेवाड़ का गांधी भी कहते थे। ईडर प्रजामंडल ने, गुजरात का प्रजामंडल है ईडर प्रजामंडल, उस ईडर प्रजामंडल ने इस आंदोलन को समर्थन दिया था। हम सिरोही वाला आंदोलन देखेंगे, बाकी बचे हुए आंदोलन को कल देखेंगे। सिरोही वाले को खत्म कर लेते हैं। सिरोही में रमाकांत मालवीय थे, इन्होंने किसानों को समझाने के लिए विजय सिंह जी को था, विजय सिंह जी पथिक जिसे भूप सिंह कहते हैं, तो किसको बुलाया, रमाकांत मालवीय ने बुलाया और कहा कि यार यहाँ के किसान आंदोलन कर रहे हैं, अंग्रेज पीटेंगे मारेंगे, इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा यह है कि इनको समझा दीजिए, इनको बैठा दीजिए। किसको बुलाया, विजय सिंह जी पथिक को बुलाया। और विजय सिंह जी पथिक ने उस समय किसानों से भी मुलाकात की, विजय सिंह जी पथिक ने उस समय मोतीलाल जी तेजावत से भी मुलाकात की। सिंपल सी कहानी है, एक ही आंदोलन डूंगरपुर से फैल के कहां तक आ चुका था, सिरोही तक आ चुका था। सिरोही में इस आंदोलन का समर्थन किसने किया है, सिरोही में इस आंदोलन को मत भूलना, समर्थन जो किया है गुजरात का एक
एक प्रजामंडल हुआ करता था, ईडर प्रजामंडल, उस ईडर प्रजामंडल ने समर्थन किया है। और जब ईडर प्रजामंडल ने समर्थन किया, सिरोही के लोगों को, सिरोही के राज्य को जब ये लगने लगा कि अब आंदोलन बहुत विशालकाय होने वाला है, तो उस विशालकाय आंदोलन को रोकने के लिए उन्होंने विजय सिंह जी पथिक का सहारा लिया। कहा कि विजय सिंह जी पथिक आइए और किसानों को समझाइए कि आंदोलन नहीं करे। विजय सिंह जी पथिक जो है मोतीलाल जी तेजावत से मिलते हैं और उस समय के किसानों से मिलते हैं, लेकिन बहुत खास कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि विजय सिंह जी पथिक खुद ये चाहते थे कि आंदोलन चले। अब यहां ये 3 गांवों के नाम मैं बता रहा हूं जो प्रश्न एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सियावा गांव में है नंबर 1, ये तीनों ही सिरोही के गांव है भैया, है ना। सियावा गांव, सिया को भूल जाइए, भूला गांव और बालोलिया गांव, ये 3 गांव, सिया गांव, भूला गांव और बालोलिया गांव। चौथा गांव एक और है जो आगे आएगा। सियावा गांव का जो हत्याकांड होता है वो 12 अप्रैल को होता है। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया। ट्रेडिशनल प्रश्न पूछे जाने बंद हो चुके हैं, नए प्रश्न पूछे जाने प्रारंभ हो चुके हैं। और जब नए प्रश्न पूछे जाने प्रारंभ हो चुके हैं तो नए प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करना प्रारंभ कर दीजिए। सियावा गांव सिरोही में है, भूला गांव सिरोही में है, बालोलिया गांव सिरोही में है। तो सियावा गांव की घटना होती है 12 अप्रैल को, यानी कि ये तीनों जगह वह जगह है जहां भील अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इन तीनों ही जगहों पे दुष्ट अंग्रेजों की सेना ने जाके गोलाबारी कर दी थी और हत्याकांड कर दिया था। कब? 12 अप्रैल 1922। लिख लीजिए अलग से, आंदोलनों की डेट एक साथ याद कर लेना, एक साथ लिख के। 12 अप्रैल 1922 को भूला गांव में 5 मई को, बालोलिया में 6 मई को 1922। ये अप्रैल का महीना था, ये मई का महीना था, ये वर्ष 1922 था, ये वर्ष 1922 था। ये तारीख 12 थी लेकिन ये तारीख 6 थी। ये महीना अप्रैल का था लेकिन ये महीना मई का था। याद रख लेना, बहुत अच्छे से याद रख लेना। फिर बाद में 1923 में छोचर नाम के स्थान पर तेजावत जी ने अपने आंदोलन को पुनः प्रारंभ किया था, लेकिन अब आंदोलन बहुत ज्यादा वो सफल नहीं हो पाया था। बस ये 3 जरूर ध्यान रख लेना भैया। अब आगे देखते हैं मीणा आंदोलन। मीणाओं जी के आंदोलन को, मीणा बहुत सरल स्वभाव के धनी होते हैं। मेरे साथ में मीणा जी भी स्टाफ में, बहुत सरल सीधे साधारण से प्रवृत्ति के व्यक्ति है। इतने अच्छे साधारण और अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं ना। उन लोगों ने क्या आंदोलन किया था, उन लोगों ने कैसे अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, वो हम कल देखेंगे, है ना। बहुत मन से पढ़ रहे हैं, बहुत दिल से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और निसंदेह रूप से सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। कल मिलते हैं वापस शाम को 7:15 बजे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।